प्रिय भैया, आज हम कक्षा 7वीं का स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका अध्याय को पढ़ेंगे। अध्याय 2 है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सामान्य रूप से भैयाओं के मन में केवल एक बात आती है कि स्वास्थ्य यानी क्या। भैयाओं के या आम जन के मन में एक ही बात आती है कि स्वास्थ्य यानी क्या, कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं बीमारियों से और चोट से मुक्त हूँ। यानी कि अगर मेरे कोई बीमारी नहीं है, जो दृश्य बीमारी जिसको कहते हैं, अंदर तो पता नहीं क्या क्या है, लेकिन यदि मुझे दृश्य बीमारी नहीं है, कहीं मेरे चोट नहीं लग रही है, इसका मतलब मैं ठीक हूँ। ये स्वास्थ्य से आमतौर पर जोड़ा जाता है, लेकिन ये वास्तव में स्वच्छ स्वास्थ्य की, अच्छा स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं हो सकती। आखिर राज्य सरकार अच्छा स्वास्थ्य की परिभाषा किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो उसको मैंने एक छोटे बिंदु में लिया है कि यदि हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, यदि हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिलना चाहिए। मतलब पीने का स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, क्योंकि प्रदूषित पानी भी अनेक सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को साफ पीने योग्य पानी मिलना चाहिए। दूसरा बिंदु है प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार करना। आज हम देखते हैं कि विकास की इस चकाचौंध भरी दुनिया में लगातार औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है। सड़कों पर लगातार बेरोक पुराने वाहन दौड़ रहे हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई लगातार हो रही है। तो ये सब ऐसे कारण हैं जिनसे हमारा वातावरण दूषित होता है, और इस दूषित वातावरण में हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास के द्वारा दूषित वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और फिर वह दूषित वायु हमें अनेक प्रकार के रोगों से घेर लेती है। तो इसलिए यदि हमें स्वस्थ जीवनचर्या अपनानी है तो प्रदूषण मुक्त वातावरण तैयार करना पड़ेगा। अगला आता है भरपेट भोजन उपलब्ध करना। ये भी बड़ी समस्या है। आज भी इस दुनिया में, हमारे देश में भी अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 2 समय भरपेट भोजन नहीं मिलता है। तो सरकार का ये दायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति को भरपेट भोजन उपलब्ध करवाए, और अंत में है घुटन भरी जिंदगी से मुक्त रहना। हमेशा भूखे रहना। घुटन भरी जिंदगी मतलब दबकर काम करना। आपकी इच्छा नहीं है, आपका मन मस्तिष्क तैयार नहीं है, आप पूर्ण रूप से उस काम को, उस जो भी आपको दायित्व दिया गया उसको करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बोझ के रूप में आपसे वो काम करवाया जा रहा हो, दबाकर आपको वो काम करवाया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी मन स्थिति ठीक नहीं रहेगी, दिमाग का प्रेशर रहेगा, और वह काम भी अच्छा नहीं होगा, और आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह पाएगा। ये सारी ऐसी चीजें हैं, यदि ये प्रत्येक आम जन को उपलब्ध करवाई जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, अच्छा रह सकता है। फिर ये सारी चीजें उपलब्ध कराने के बाद में भी यदि हम उसका सही ढंग से उपयोग करें तो कि खराब स्वास्थ्य और अच्छा स्वास्थ्य कैसे समझ सकते हैं? मेरा स्वास्थ्य ठीक है, सामने वाला कैसे मुझे देख कर पता लगाए मेरा स्वास्थ्य खराब है, सामने वाला ये देख कर कैसे पता लगाए? आम रूप में डॉक्टर के पास गए बिना कैसे पता लगा सकते हैं? तो खराब के लिए सुस्त व हड़बड़ी रहना, हमेशा सुस्त रहना, यानी कि आलस से दबे रहना, हर काम को करने में आलस दिखाना, किंतु परंतु करना, टालने का प्रयास करना, इसका मतलब हमारा शरीर उस काम को करने के लिए तैयार
तनाव में रहना, टेंशन में रहना, बार बार पे चिड़चिड़ापन आ जाना, दुखी होना, परेशान होना, हर काम को बोझ समझना, ये भी एक खराब स्वास्थ्य का लक्षण है। हमेशा डरे समे रहना, क्योंकि हमें याद है कि हम काम को ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें याद है कि हम पूर्ण रूप से उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर मन के अंदर हमेशा डर बैठा रहेगा कि कहीं हमारा बॉस हमें देख नहीं ले, हमारा मालिक हमें देख नहीं ले। और इस मस्तिष्क में जब ये सेट हो जाएगा कि कोई देख लेगा, कोई देख लेगा, कोई देख लेगा, तो ऐसी अवस्था में हम काम को भी ठीक ढंग से संपन्न नहीं कर सकते। यदि हम सामने वाला लगे कि मेरा स्वास्थ्य एकदम फिट है, अच्छा लगे, तो हमारा किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? देखो आप सुस्त व उच्च मनोबल के साथ रहना, सुस्त, हर काम को करने के लिए एक्टिव रहना, किसी में भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आना। बॉस ने कहा ये करना है, हो जाएगा साहब, ये काम तो आता है ना, करूंगा ना, हो जाएगा। ऐसा नहीं, कैसे होगा, क्यों करूंगा, बहुत टाइम लगेगा, ऐसे, किंतु परंतु ढूंढने का प्रयास नहीं करना, तुरंत तैयार हो जाना, काम करने के लिए एक्टिव हो जाना, सुस्त रहना। तो अपने आप तनाव मुक्त, यदि हम तनाव मुक्त रहेंगे तो हर काम को प्रसन्नता पूर्वक करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, पूरा मन लगाकर करेंगे। तो यदि व्यक्ति का इस प्रकार का व्यवहार नजर आता है, इसका मतलब वह स्वस्थ व्यक्ति है। फिर भी इन सब कारणों के कारण, प्रदूषण के कारण, गंदे पानी के कारण, पर्याप्त भोजन नहीं मिलने के कारण, घुटन भरी जिंदगी के कारण, इन सब कारणों से यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो उसके लिए राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करती है। उन व्यवस्थाओं का एक ध्यान है तो स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करती है, अस्पताल बनाती है, प्रयोगशालाएं खोलती है, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक की सुविधा, और इन सबको संचालन करने के लिए स्वास्थ्य सेवक, नर्स, डॉक्टर, प्रयोगशाला में काम करने वाला, सैंपल लेने वाले, जांच करने वाले, इन सारे कार्यों की नियुक्ति की जाती है, जिनके माध्यम से हम सारा काम करते हैं। फिर सरकार ने इसका विस्तार किया और इसको दो वर्गों में बांटा, एक सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी क्षेत्र में, और एक निजी क्षेत्र। अब इन दोनों में एक समस्या है। सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश का 60 से 70% व्यक्ति गांव में निवास करते हैं, लेकिन सरकार का पूरा ध्यान शहरी ढांचे को विकसित करने में रहता है। बड़े से बड़े जो भी हॉस्पिटल खोलने हैं, जो भी इकाइयां खोलनी है, जितने भी ट्रॉमा सेंटर वगैरह खोलने हैं, सब शहरों के अंदर खोले जाते हैं। गांव में केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें केवल सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, छोटा मोटा इनका इलाज होता है। उसके बाद में वहां से जिले में रेफर कर दिया जाता है। अब गांव के आदमी के सामने जिले में प्रॉब्लम क्या आती है कि वह पहले अस्पताल, जिला अस्पताल पहुंचता है। जिला अस्पताल पहुंचता है तो सबसे पहला काम उसका होता है कि पर्ची कटाने के लिए लाइन में खड़ा होना, जिसमें कम से कम 100 आदमी, 50 आदमी लाइन में लगे रहते हैं। घंटे भर तक उस लाइन में इंतजार करो, तब जाकर वो पर्ची को प्राप्त करता है। 1 घंटा लाइन में यहाँ खड़ा हो गया, उसके बाद फिर वो डॉक्टर के रूम तक जाएगा, तो डॉक्टर के रूम के आगे भी वे वापस मंदिर आएंगे। फिर घंटा भर वहां उसको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक वो डॉक्टर के पास पहुंचेगा। फिर 1 घंटे बाद में डॉक्टर उसके पास पहुंचा तो डॉक्टर ने लिख दी कि जांच कराना, फला फला जांच करानी है, आपको एक्सरा करवाना है, सोनोग्राफी करानी है, MRI करानी है, फलाना कराना है, ब्लड की जांच करानी है, सब सारी जांचें उसने लिख दी। फिर बेचारा वो व्यक्ति, गांव का व्यक्ति जो आया है, तो उन जांचों के लिए जांचों की लाइन में लगे। फिर वहां नंबर आएगा, जांच होगी, उसके बाद में वहां जवाब मिलेगा कि रिपोर्ट 2 बजे मिलेगी। 2 बजे उसको रिपोर्ट मिली और वो
बीमारी का 1% भी इलाज नहीं हुआ और दिन भर वो हॉस्पिटल में विभिन्न लाइनों में लगातार चक्कर काटता है। जांच रिपोर्ट लेते उसमें 2 बजे, फिर वो अगले दिन वापस वही सारी प्रक्रिया करता हुआ डॉक्टर तक पहुंचता है तो पता चलता है कि आज डॉक्टर साहब का नंबर ही नहीं है, यानी कि चेंज हो गया डॉक्टर। तो सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होने के कारण जो संपन्न व्यक्ति है वह इलाज कराने जाना पसंद ही नहीं करता है, जाता ही नहीं। बेचारे गरीब और गांव के व्यक्ति वहां भटकते रहते हैं, उनको सही ढंग से इतना करोड़ों अरबों खरबों रुपए पूरे बजट का अधिकांश पैसा खर्च करने के बावजूद भी सार्वजनिक क्षेत्र के इनमें उनको इलाज नहीं मिल पाता। यदि वही व्यक्ति बुरा भटका निजी क्षेत्र में पहुंच जाता है तो निजी क्षेत्र वाले की प्राथमिकता रहती है कि उसको वो सारी सुविधाएं तो मिल जाएगी, लेकिन अनावश्यक जांचें, अनावश्यक दवाइयाँ, अनावश्यक मेडिकल किट उपलब्ध कराना, अनावश्यक भर्ती कर लेना, इस प्रकार से उनका आर्थिक शोषण किया जाता है और इस कारण वो बेचारा निजी क्षेत्र में जा नहीं पाता है। तो ऐसी व्यवस्थाओं पर यदि सरकार ध्यान देकर इन सारी सुविधाओं को ठीक करने का प्रयास करे, गांव से सुदूर दूर से आने वाले व्यक्ति को ये सब पता हो कि मेरा इलाज सुलभ व सही ढंग से कहाँ कैसे हो सकता है और उसको उस समय उपलब्ध हो जाए, निश्चित टाइम हो, निश्चित डॉक्टर हो, निश्चित सब कुछ हो, तो आम जन को ये सारी सुविधाएं मिल सकती है। बस अपने सरकार ऐसा प्रयास करें और हो सके तो पहले ये सारा प्रयास हो कि प्रत्येक व्यक्ति को पीने का पानी मिले, पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, इस प्रकार का वातावरण तैयार हो, भरपेट खाने को मिले, रोजगार मिले, प्रत्येक व्यक्ति मन लगाकर जिसके जिम्मे जो काम है वो करे। ऐसा वातावरण यदि सरकार तैयार कर देती है तो व्यक्ति बीमार भी कम पड़ेगा, तो फिर उसे अस्पतालों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, उनको आर्थिक परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। तो इस स्वास्थ्य से रिलेटिव आज हमने इतनी सारी बातें जानी, इसका अगला पार्ट हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद।